अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर वेव्स का, जिसका नाम है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। याद रहे स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन जो है थोड़ा सा क्रिटिकल सा टॉपिक है, मुश्किल होती है कभी बच्चों को समझने में, और ख़ास तौर पर जब वेव फ्रंट्स बनाने हो, देन बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल करवाना हो, तो थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगेन बेटा एक की पॉइंट है वो ये कि बार बार प्रैक्टिस करो तो इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। हर चीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको समझ नहीं आती, बार बार सुननी पड़ती है, कभी थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, तो तब जाके चीज़ों पे ग्रिप हो जाती है। नाउ बेटा लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम डायफ्रैक्शन का, और जिन्होंने रिफ्रैक्शन कर लिया उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसान चीज़ होगी। बेटा डायफ्रैक्शन है क्या? इमेजिन करो कि जब भी बहुत लार्जर एरिया से वाटर वेव्स जब आ रही होती हैं, ठीक है, और अचानक से उनके सामने कोई चट्टान आ गई दो, और उस पतले से रास्ते से पानी ने गुजरना है, तो हम देखते ये हैं कि जो वाटर वेव्स हैं बेटा वो सर्कुलर फॉर्म में आगे स्प्रेड आउट होती हैं, बजाय के वाटर वेव्स कुछ इस तरह बनती कि बिल्कुल सीधी आगे जाती और इस तरह करके आगे फैल जाती। ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या बेटा कि वाटर वेव्स सर्कुलर फॉर्म में इस तरह डिस्पर्स होना शुरू हो गई। ठीक है, आप अगर लेफ्ट साइड एनिमेशन को देखो तो इसमें भी आप देख रहे हो कि प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, अचानक से छोटा सा ओपनिंग आ गई, बाकी ओपनिंग क्लोज हो गए। तो यहां से भी ये जो प्लेन वेव फ्रंट्स है बेटा, ये किस शेप में ट्रांसफॉर्म हो गए? ये सर्कुलर शेप में ट्रांसफॉर्म हो गए। सो वी कैन डिफाइन डायफ्रैक्शन एज व्हेन द वेव पासेस अ गैप और क्रॉसेस एन ऑब्स्टिकल, इट स्प्रेड्स। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर हुआ बेटा? स्प्रेड हो जाती है कब? जब एक वेव किसी भी गैप से या किसी ऑब्स्टिकल से पास होती है। सो स्प्रेडिंग ऑफ वेव आफ्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट और ऑब्स्टिकल। सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ डायफ्रैक्शन दैट यू हैव टू मेमोराइज. It is basically the bending of waves. It is basically the spreading of waves after passing through a gap or an obstacle. Okay? So बेटा अगेन देख लो, डायफ्रैक्शन अगर एक इस शेप से देखोगे, मतलब वन व्यू से देखोगे, तो आपको डायफ्रैक्शन इस तरह नजर आएगी जैसे ये वाली है। क्लियर हो गया? और अगर आप प्रॉपर उसकी शेप देखना चाहोगे, लाइट वेव की आप डायफ्रैक्शन की शेप देखना चाहोगे कि वो कैसे आ रही, तो वो आपको इस तरह के गोल गोल रिंग्स भी नज़र आ सकते हैं। सो फिलहाल हमारा टॉपिक इन सर्कुलर रिंग्स को स्टडी करना नहीं है, तो हम सिर्फ इसी शेप को लेके हम आगे चलते हैं। इस शेप को इंशाल्लाह हम लाइट में कभी डिस्कस कर लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इस शेप को हम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वाटर वेव्स किस तरह से मेन रोल प्ले करती हैं डायफ्रैक्शन में। ठीक हो गया? तो अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ऑलराइट। सो डायफ्रैक्शन होती क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग ऑफ वेव्स। क्लियर? बस यहां तक बात क्लियर है। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? नंबर फर्स्ट पॉइंट, गैप साइज पे डिपेंड करती है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या? वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। मुश्किल बात की मैंने? नहीं, आसान बात की है बेटा। गैप साइज का मतलब क्या कि अगर ओपनिंग उस ऑब्स्टिकल की, उस बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स है, वो जो कॉर्नर्स है दो जिसे वेव को पास होना है, अगर गैप साइज कम है बेटा, सो वहां पे डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी। डायफ्रैक्शन ज्यादा का मतलब क्या है कि वेव ज्यादा बेंड होगी, ज्यादा सर्कुलर शेप में होंगी, लार्जर द डिफ्रैक्शन, इसका ये मतलब है। वेवलेंथ पे डिपेंड कर लेते, अगर हम एक वेव भेज रहे हैं जिसकी वेवलेंथ कम है और एक वेव भेज रहे हैं जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है बेटा जी, तो होता क्या है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी डायफ्रैक्शन ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी डायफ्रैक्शन भी कम होगी। अब इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह से डायफ्रैक्शन लार्जर होती है और किस तरह से डायफ्रैक्शन स्मॉलर होती है। अब हम इसको एक दफ़ा इसका एनालिसिस करते हैं। सो सबसे पहला फैक्टर बेटा मैं जो आपको समझाने लगा हूं वो है गैप साइज। आपके सामने इस पिक्चर में जो गैप साइज है बेटा वो ज़्यादा रखा गया है। इसका मतलब है जब वेव इसके ऊपर फॉल करेंगी, बड़े ध्यान से बेटा आप लोगों ने तहम्मुल से देखना है, चेक कीजिए, जब वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और वेव फ्रंट्स इससे पास होंगे तो होगा क्या? लेस डायफ्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी। लेस डायफ्रैक्शन का मतलब क्या कि वेव इस तरह भी तो डायफ्रैक्ट हो सकती थी ना सर्कुलर शेप में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन बेटा ये सर्कुलर शेप में डायफ्रैक्ट नहीं हुई, ये थोड़ी सी बेंड हुई लेकिन लेस बेंड हुई। बात समझ आई कि नहीं आई बेटा सबको? ये ऐसे बेंड हुई, ठीक है, थोड़ी सी कम बेंड हुई, प्रॉपर सर्कुलर शेप में बेंड नहीं हुई। इजी कि नहीं इजी? सो लार्जर गैप, लेसर डायफ्रैक्शन। तो लेसर डायफ्रैक्शन को बेटा आप किस तरह से प्रोमिनेंट करोगे
आप ऑलमोस्ट थोड़ी सी सीधी लाइन बनाओगे सेंटर से और थोड़ी सी एंड से कर्व कर दोगे। ध्यान से प्लीज देखें, ये चेक करें। लॉजिक क्लियर? कंडीशन आपके जहन में रहनी चाहिए, वो क्या कि जितनी स्पेसिंग बेटा पहले है वेव फ्रंट्स के दरमियान, उतनी ही वेव फ्रंट्स इनके दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट्स मीन कि वेवलेंथ रिमेन सेम, वेवलेंथ सेम रहेगी, बस सिर्फ बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स होगा। इसके मतलब हम कुछ मजीद जानने की कोशिश करते हैं बेटा। ये मैंने एक लाइन लगाई है, बड़े ही ध्यान से, ये आपके पास पेपर को मैंने मार्क स्कीम को देख के मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा था। उसमें लिखा था कि जो लेस डायफ्रैक्शन है उसमें उसने इस तरह मेंशन किया था कि लेस देन 45 डिग्री पे होना चाहिए। अब मैं सोच के ये कहाँ पे 45 डिग्री बनेगा और कहाँ बनना चाहिए, तो फिर जहाँ से मुझे यहाँ से पता चला कि ये जो प्रॉपर एंगल है ये 90 डिग्री है। यहाँ पे जो वेव बन रही है, अगर मैं इस तरह करके बनाऊँ, ये लाइन अगर हम यहाँ पे कर लें और ये लाइन यहाँ पे कर लें, दैट्स मीन इतने पार्ट में हमने डायफ्रैक्शन शो करवानी है। तो ये जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान, ये एंगल जो बन रहा है बेटा, ये वो एंगल है जो डिसाइड करता है कि कितनी डायफ्रैक्शन हुई है। क्यों? क्योंकि ये एरिया तो वही है ना जहां से डायफ्रैक्शन तो होनी नहीं है, मतलब जहां पे तो वेव सीधी सीधी भी निकल सकती है। असल चीज क्या है? असल चीज ये एरिया है जो हमें बताएगा कि डायफ्रैक्शन हुई है तो कितनी हुई है। इजी बेटा। सो अब मैंने यहां पे लिख दिया लेस एंगल डायफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि गैप साइज ज्यादा है बेटा जी। अब हम चलते हैं आगे। नाउ गैप साइज को हमने कम कर दिया, श्रिंक कर दिया। तो देखें बेटा, बड़े ध्यान से प्लीज देखना है। अब डायफ्रैक्शन थोड़ी सी ज्यादा एरिया पे होगी। देखें जी, सो पिछली डायग्राम में उस डायग्राम में फर्क क्या है? पिछले में कम डायफ्रैक्शन थी, इसमें क्या है बेटा? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि गैप को हमने कम कर दिया। सो स्मॉलर द गैप लार्जर द डायफ्रैक्शन। इज इट क्लियर बेटा? अब इसमें एंगल क्या बनेगा? इसमें एंगल ज्यादा बनेगा। सो मोर एंगल डायफ्रैक्शन हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। नाउ जी, मेन पॉइंट आप लोगों ने ये समझना है, when the gap size is equal to the wavelength, हम गैप साइज को इक्वल कर रहे हैं वेवलेंथ के। क्या मतलब निकला? दैट्स मीन कि अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर की है बेटा, तो स्पेसिंग भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर हो गया? दो वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग अगर 5 सेंटीमीटर है तो वेव फ्रंट्स के दरमियान स्पेसिंग भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। क्या मतलब निकला? ध्यान से प्लीज देखिएगा। देखो बेटा, जितना इनके दरमियान साइज है ना, इनके दरमियान 3 सेंटीमीटर कर लें, चलो 3 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और इनके दरमियान भी मैंने कितना गैप साइज रखा है? 3 सेंट। दैट्स मीन कि ओके, दैट्स मीन कि जो वेवलेंथ है वो इक्वल है किसके बेटा? इक्वल है गैप साइज के। इज इट क्लियर? सो ये वो कंडीशन है कि अगर गैप साइज, बड़े ध्यान से बेटा सुनो, गैप साइज इक्वल हो वेव लेंथ के, दो लाइंस के दरमियान स्पेसिंग है, होगा क्या? मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगी और वेव सर्कुलर फॉर्म में आगे मूव करेंगी। सेमी सर्कुलर कह लो, हेमिस्फीयर कह लो, सर्कुलर फॉर्म में आगे चलेंगे। सो मैक्सिमम डायफ्रैक्शन अकर शोन बाय द सेमी सर्कल व्हेन द गैप साइज इज इक्वल टू द वेवलेंथ गैप साइज बिटवीन द कंजक्टिव वेव फ्रंट्स। जी बेटा, क्लियर? तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ ये 90 डिग्री बना, ये 90 डिग्री बना। इज इट इजी और नॉट? ठीक है, तो इन लाइंस को लिख लो बेटा, ये एज इट इज लिख लीजिए। आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। सो ग्रेटर डायफ्रैक्शन का, अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी है कि जितनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होती है उतनी ज़्यादा कम एम्पलीट्यूड कम हो जाता है या एनर्जी भी कम हो जाती है एज द वेव मूव्स अवे फ्रॉम द स्लिट। तो एक ये P2 के क्वेश्चन में आया हुआ था, मैंने इसको नोट डाउन करके यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है कि ड्यूरिंग डायफ्रैक्शन वेवलेंथ तो सेम रहती है ना, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है, स्पीड भी सेम रहती है। क्या चीज़ वेरी फिर क्या चीज़ करती है? मैं इस चीज़ पे सर्च कर रहा था तो फिर एक P2 का क्वेश्चन मुझे मिला जिसमें हमने आंसर देना था कि जितनी ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड या एनर्जी उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज होगी बेटा। ठीक हो गया? नाउ जी अगेन देखिएगा, गैप साइज मैंने और कम कर दिया, तो बेशक गैप साइज कम करते रहो, मैक्सिमम डायफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ग्रेटर, ठीक है, ये सारी बातें मैंने वही लिख दी। इजी, मतलब व्हेन द गैप साइज इज लेस, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये है कि जब वेवलेंथ लाइट की या कोई भी वेव समझ लो, ठीक है, वेवलेंथ मतलब दो वेव फ्रंट्स हैं उनके दरमियान गैप साइज को हम ज़्यादा और कम कर रहे हैं। ठीक है, ये वेवलेंथ हो गई। तो वेवलेंथ अगर हम ज़्यादा लेते हैं बेटा तो क्या होगा?
कि ज़्यादा डायफ्रैक्शन होगी, वेवलेंथ अगर हम कम लेते हैं तो कम डायफ्रैक्शन होगा। इजी। तो ये मैं लाइट का मैंने डाल दिया है, आपको ये चीज़ समझनी नहीं, इंशाल्लाह लाइट में दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अभी आप थोड़ा सा व्यू ले सकते हो कि देखो लाइट में जो लाइट भी तो वेव है ना, तो VIB विबग्योर होता है ये, तो वायलेट इंडिगो, तो वेवलेंथ जैसे जैसे उधर जा रहे हो इंक्रीज हो रही। इसका मतलब वेवलेंथ वायलेट की सबसे कम, ठीक हो गया। देन आपकी ग्रीन कलर की मीडियम सी हो जाएगी एंड देन रेड कलर की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये वायलेट कलर मैंने लिया है, ये चेक करें, इसकी देखो डायफ्रैक्शन कम है। येलो कलर ले लिया, डायफ्रैक्शन बेटा ज़्यादा, रेड कलर ले लिया उतना ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया था। अब मैं इसको इस तरह से समझाता हूँ कि वाटर वेव्स में क्या होता है। सो वाटर वेव्स में अगर ऐसी जगह पे वेव्स ट्रैवल कर रही हैं जहाँ पे, या कोई भी साउंड वेव्स हो गई, रोप की कोई वेव होगी, जो भी हम किसी भी वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके दरमियान वेवलेंथ की स्पेसिंग कम होगी, देख रहे हो ना, वेवफ्रंट्स के दरमियान यहाँ पे स्पेसिंग क्या है, लेस स्पेसिंग है। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। सो लेस स्पेसिंग है बेटा जी, तो क्या होगा, डायफ्रैक्शन होगी तो सही लेकिन कम डायफ्रैक्शन होगी। और आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधे सीधे हैं, हम इनको एंड से थोड़ा थोड़ा टर्न कर देते कुछ इस तरह करके, ठीक है। बस याद रहे कि स्पेसिंग हमने सेम रखनी है। तो स्पेसिंग अब ऑब्वियसली मैं अपने हाथ से ड्रॉ करके तो सेम नहीं रख सकता, ऑलमोस्ट सेम रख ही लिया मैंने। लेकिन ये है कि आप इस चीज़ को समझ पाए होगे कि जो वेव फ्रंट्स है वो अगर स्पेसिंग कम है तो डायफ्रैक्शन कम है। अब चेक करते हैं, वो देखिए मैंने कितनी ज़्यादा स्पेसिंग रही। सो लार्जर द वेव फ्रंट मैक्सिमम द डायफ्रैक्शन। क्लियर कि नहीं क्लियर। सो जितनी ज़्यादा बेटा वेवलेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा हमें डायफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा। एंड दैट्स इट। सो लास्ट स्लाइड है आई गेस, डायफ्रैक्शन है क्या, डायफ्रैक्शन है बेटा फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ओनली। तो डायफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि पहले फॉरवर्ड सिंपल एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, अब मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही होती है, स्प्रेड आउट हो जाती है। और एक और पॉइंट मैंने क्या बताया था, डायफ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, एनर्जी, ये तीनों कम हो जाती है, ठीक हो गया ना। इंटेंसिटी और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है, हम इनको डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं करते। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होती है, ये चेंज हो जाती है। लेकिन अगेन ये P2 में सिर्फ एक ही बेटा MCQs आया था, इससे ज़्यादा मैंने देखा नहीं, तो बस इसको याद कर लेना, ज़्यादा इस पर गौर करने की बेशक ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन कहाँ है, ये कहाँ यूज़ होती है, ये बेटा जी यूज़ होती है ख़ासतौर पर जो रेडियो वेव्स हो गए, माइक्रो वेव्स हो गए, मोबाइल वेव्स हो गए, मोबाइल की जो रेडिएशन आ रही होती हैं, हम तक सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इमेजिन करो एक बूस्टर है वो स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। माइक्रोवेव्स हैं जो भी हैं, ये सिग्नल्स हैं। अब आपका घर यहाँ पे है तो सिग्नल को तो ऊपर से गुजर जाना चाहिए, आप तक तो पहुँचेंगे ही नहीं। लेकिन होता क्या है बेटा कि चूँकि ये जो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इनकी मैक्सिमम ना ऑलमोस्ट मैक्सिमम इनकी क्या होती है, डायफ्रैक्शन होती है। तो जैसे ये स्ट्रेट वेव्स कहाँ से गुजरती हैं, इस वेव से गुजरती हैं, तो ये कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है माउंटेन का, ये कॉर्नर है बेटा। तो जैसे स्ट्रेट वेव जैसे इस कॉर्नर से गुजरेंगी, ये क्या हो जाएंगी, यहाँ से ये बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये फिर आपके घर जो कि नीचे होगा माउंटेन के, यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। ये बेटा एप्लीकेशन है डायफ्रैक्शन की। आई होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वेव्स का चैप्टर हमने एंड कर लिया है, इसके बाद इंशाल्लाह हम टाइम बाय टाइम डिफरेंट चैप्टर्स भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। सो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, इसकी वर्कशीट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपलोड करने की, लेकिन अगर नहीं भी कर सका तो आप लोगों ने P2 और P4 के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करने हैं। जैसे ही ये लेक्चर समझो सारे कंप्लीट करो, पास पेपर ज़रूर स्टार्ट कर दो, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ, फॉर योर एग्जाम्स। सो टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।